फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो बिलोंग करता है एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी बुक, जिसका फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं और थर्ड चैप्टर लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशन इन टू वेरिएबल स्टार्ट कर रखा है। इसी प्रीवियस वीडियो में इसका फोर्थ क्वेश्चन कंप्लीट किया था। आज हम इसका फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन। जो रेक्टेंगुलर गार्डन का जो पैरामीटर होता है उसका हाफ हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ। उस रेक्टेंगल की लेंथ उसकी विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है। इज 36 मीटर। रेक्टेंगल का पैरामीटर का हाफ क्या दे रखा है? 36। उस रेक्टेंगल की लेंथ 4 टाइम ज्यादा है विड्थ से। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। उस गार्डन का हमें डायमेंशन फाइंड आउट करना है। डायमेंशन मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है। तो फर्स्टली तो क्या दिया गया है? जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर ज्यादा है, तो हम इसकी विड्थ लेट कर लेंगे x। Let us width of rectangle। width of rectangle, हम रेक्टेंगल की जो विड्थ है उसको x मीटर मान लेंगे। ये हमारे पास कोई रेक्टेंगल दिया गया है। इस रेक्टेंगल की विड्थ हमने x मान ली, तो इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 मीटर मोर। मतलब इसकी विड्थ तो हमने x मान ली, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 4 मीटर मोर x प्लस 4 मीटर हो गई। तो हमने विड्थ x माने, इस रेक्टेंगल की लेंथ क्या हो गई? x प्लस 4 मीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू x प्लस 4 मीटर। अब इस रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ दी गई है, हमने लेंथ मान ली और ब्रेड्थ x मानी, तो लेंथ x प्लस 4 मीटर आ गए। अब इसका पैरामीटर का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया गया है? हाफ द पैरामीटर। पैरामीटर का गिवन डेट क्वेश्चन में दिया गया है। पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना दिया गया है? 36 दिया गया है। जो पैरामीटर का हाफ है वो क्या दिया गया है? 36 मीटर दिया गया है। अब यहाँ से हमें लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से पैरामीटर की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास? इस 2 को उधर डिवाइड मल्टीप्लाई में भेज देंगे, इधर डिवाइड में है तो 36 को 2 से करेंगे तो 72 मीटर आ जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, इधर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया गया है? पैरामीटर की वैल्यू 72, बट रियली में पैरामीटर की वैल्यू फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी। ये भी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये भी पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, दोनों को इक्वल कर देंगे। यहाँ से L प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? L की वैल्यू क्या दी गई? x रखेंगे, इधर 2 को इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, तो 72 को 2 से डिवाइड करेंगे 36 आ जाएगा। अब L की जगह क्या है हमारे? x प्लस 4, b की वैल्यू क्या है? x इज इक्वल टू 36। नेक्स्ट में क्या हो जाएगा? x प्लस x, 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 36। कांस्टेंट वैल्यू को उधर भेजेंगे, 36 माइनस 4
36 में से 4 माइनस होगा तो 32 आएगा। फिर 2 मल्टीप्लाई में उधर डिवाइड में जाएगा, 32 डिवाइड में 2, तो कैंसिल आउट करेंगे तो 2 1 जा 2, 1 बचेगा 12, 2 6 जा 12। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 16 मीटर आ गई हमारे पास। एक्स की वैल्यू 16 मीटर आ गई है। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? एक्स क्या था हमारा? विड्थ ऑफ रेक्टेंगल। तो विड्थ कितनी आ गई? एक्स मीटर। एक्स की वैल्यू क्या आई है? 16। अब क्या निकालेंगे? लेंथ। लेंथ की वैल्यू क्या है? एक्स प्लस 4। जहां भी एक्स दिख रहा है वहां पर 16 रख देंगे। 16 प्लस 4 क्या हो गया? 20 मीटर हो गए। समझ आया? अब हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था? रेक्टेंगल की विड्थ, जो लेंथ है वो विड्थ से 4 मीटर मोर है। तो हमने जो बाद में होता है उसको हमें कोई वेरिएबल सपोज करेंगे, जरूरी नहीं है यहाँ पर एक्स वेरिएबल ले, इसकी जगह पर ए बी सी एक्स वाई जेड कुछ भी ले सकते। तो हमने रेक्टेंगल की विड्थ एक्स मीटर ली, तो इसकी लेंथ कितनी ज्यादा है? 4 ज्यादा है, तो एक्स प्लस 4 मीटर हो गई। अब पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? 2 इंटू एल प्लस बी। क्वेश्चन में क्या दिया गया है? पैरामीटर का हाफ की वैल्यू कितनी दी गई है? 36। तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 36 इंटू में 2 72 मीटर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? 72 भी पैरामीटर है। 2 इंटू एल प्लस बी ये भी पैरामीटर का फॉर्मूला है। दोनों को इक्वल करेंगे। यहाँ से एक्स वेरिएबल की वैल्यू 16 मीटर आ गई। विड्थ की जगह हमने क्या माना था? एक्स, तो विड्थ की वैल्यू क्या आ गई? 16 मीटर। और लेंथ क्या हो गया? एक्स प्लस 4। तो लेंथ कितना आ जाएगा? एक्स की जगह 16 पुट कर देंगे। 16 प्लस 4 इज इक्वल टू 20 मीटर। ये हमारे रेक्टेंगल की डायमेंशन आ गई, विड्थ एंड लेंथ। विड्थ को यहाँ पर ब्रेड्थ से भी डिनोट कर सकते हैं हम, और विड्थ से भी डिनोट कर सकते हैं। तो ये रेक्टेंगल की डायमेंशन आ गई। क्वेश्चन में यही पूछा था कि जो गार्डन है, ये रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसकी डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। कंप्लीट हो गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया गया है? गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन दी गई है ये। आगे क्या करना है? राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हमें एक दूसरी इक्वेशन लिखनी है 2 वेरिएबल में अपने आप से। सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर सो फॉर्म्ड इज, कि वो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बनाए। पहला है इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा है पैरेलल लाइन, तीसरा है कोइंसिडेंट लाइन। क्या दिया गया है क्वेश्चन में? एक लीनियर इक्वेशन दी गई है, वैसे ही हमें दूसरी लीनियर इक्वेशन अपने आप से रखनी है। पहले तो वो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए, दूसरे में क्या पूछा है? वो दोनों लाइन पैरेलल होनी चाहिए, और तीसरे में क्या पूछा है? वो दोनों लाइन कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो जब हमने थर्ड चैप्टर का इंट्रोडक्शन करवाया था, उसमें हमने एक टेबल बनवाई थी कोफिशिएंट को इक्वल करके, कि तीनों कोफिशिएंट की वैल्यू इक्वल हो, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो वो कौन सी कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होती है। दूसरा क्या था? a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो, देन इंटरसेक्टिंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। और तब a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो, तो वो पैरेलल लाइन होती है। तो इधर हम पहले लिख देते हैं कौन सी लाइन इंटरसेक्ट होती है, कौन सी पैरेलल होती है। तो इंटरसेक्ट कौन सी होती है? जिसका कोफिशिएंट a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इक्वल कैसे होती है? इंटरसेक्टिंग लाइन। फिर उसके बाद कैसी है? पैरेलल लाइन।
पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जिसमें A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। थर्ड में कौन सा पूछा है? कोइंसिडेंट लाइंस कौन सी होती है? A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड चैप्टर को करने के लिए ये तीनों पॉइंट हमें याद होने चाहिए। ये सारे की पॉइंट्स हैं। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन दी गई है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। एक इक्वेशन दी गई है। एक इक्वेशन हमें अपने आप से बनानी है। पहले में वो इंटरसेक्ट करनी चाहिए, दूसरे में वो इस इक्वेशन के साथ पैरेलल होनी चाहिए और तीसरे में इस इक्वेशन से कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो हम फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। हमारे पास क्या है? इंटरसेक्ट होनी चाहिए। और इंटरसेक्ट कब करेंगे? तब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। तो हमें दूसरी इक्वेशन ऐसी लेनी है जिसमें A1/A2 और B1/B2 की वैल्यू इक्वल ना आए। तो हम अपने आप मान के चलेंगे, जरूरी नहीं है हम इधर इक्वेशन ले रहे हैं वही आनी चाहिए। कोई भी इक्वेशन हो सकती है, बट ये ध्यान रखना है A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 आना चाहिए। तो यहाँ से A1 की वैल्यू तो 2 है, B1 की वैल्यू 3 है, C1 की वैल्यू -8 है। अब हम ऐसी कोई दूसरी इक्वेशन सपोज कर लेते हैं। ये 3x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। अब ये दोनों इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन से A1 की वैल्यू क्या है? 2, B1 की वैल्यू क्या है? 3 और C1 की वैल्यू क्या है? -8। अब ये हमने सेकेंड इक्वेशन लेट की है। इसमें A1 की वैल्यू क्या है? हम चेक तो करना पड़ेगा ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है नहीं, क्योंकि पहले पॉइंट में पूछा है ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करनी चाहिए। और इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या होती है? A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। अब यहाँ से A2 की वैल्यू क्या है? 3, B2 की वैल्यू क्या है? 2 और C2 की वैल्यू क्या है? -7। यहाँ पर हम कुछ भी इक्वेशन मान सकते हैं, 5x 4y प्लस 5 इजिकल टू 0। बट याद रखना है A1/A2 B1/B2 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी ये दोनों इक्वेशन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे। तो हम चेक करके देखते हैं। A1 की वैल्यू क्या है? 2, A2 की वैल्यू क्या है? 3 और B1 की वैल्यू क्या है? 3, B2 की वैल्यू क्या है? 2। तो A1/A2 B1/B2 इसके इक्वल नहीं है। तो ये दोनों लाइन आपस में क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। तो हमने जो इक्वेशन मानी थी वो हमारी सही हो गई कि दोनों कोफिशिएंट इक्वल नहीं आए। क्लियर? अब हम सेकंड पार्ट करते हैं, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस कौन सी होती है? यहाँ पर देखो A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2 ये होना चाहिए। तो A1 B1 C1 की वैल्यू तो है, इसी इक्वेशन से कंपैरिजन करते हुए हमें मानना है। अब हम क्या मानेंगे? A1/A2 B1/B2 इक्वल होने चाहिए। तो हम इन दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x और y का कोफिशिएंट है ना, दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दो या दोनों को 3 से कर दो, दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है, तभी दोनों का रेशियो क्या आएगा? इक्वल। तो हमने 2 से किया तो 4x प्लस 6y। बट ये C1/C2 इक्वल नहीं होना चाहिए। तो C2 की जगह मैंने क्या मान लिया? 5 मान लिया इक्वल टू 0। यहाँ से A2 की वैल्यू क्या आ गई? 4, B2 की वैल्यू क्या आ गई? 6 और C2 की वैल्यू क्या आ गई? -5। अब यहाँ से हम A1/A2 निकालेंगे। A1 की वैल्यू क्या है? 2 और A2। अब ये फर्स्ट इक्वेशन का पूरा रोल खत्म हो गया है पहले पार्ट का।
सेकंड पार्ट का क्वेश्चन में जो गई इक्वेशन का कंपैरिजन हो रहा है, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 4, तो 1/2 आ गया। अब हम b1/b2 निकालेंगे। b1 की वैल्यू 3 और b2 की वैल्यू 6, 1/2 आ गया। देन हम c1/c2 निकालेंगे, तो c1 की वैल्यू -8, c2 की वैल्यू -5, तो क्या आ गया 8/5। अब a1/a2 की वैल्यू 1/2 है, b1/b2 की वैल्यू 1/2 है, तो क्या हो गया a1/a2 इक्वल b1/b2। बट c1/c2 इक्वल नहीं है क्योंकि उसकी वैल्यू 8/5 है। तो ये कंडीशन किसकी होती है, पैरेलल लाइंस की। इट मीन जो हमने पैरेलल लाइन की इक्वेशन ली है वो हमारी सही ली है हमने यहाँ पर। फिर हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में कैसी लाइन होनी चाहिए हमारे पास, कोइंसिडेंट लाइन। पहले तो ये पता होना चाहिए कोइंसिडेंट लाइंस के लिए क्या कंडीशन होती है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो मतलब पूरी इक्वेशन को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके लिखना है। अगर इसको 3 से कर रहे हो तो तीनों को 3 से करेंगे। जब तीनों इक्वल है, दो इक्वल है, तो पहले दो नंबर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ से इसको 3 से कर लेते हैं। 2 3 जा 6 प्लस 3 3 जा 9 माइनस 8 3 जा 24 इक्वल टू 0। यहाँ से हम a2 की वैल्यू क्या है 6, b2 की वैल्यू क्या है 9, c2 की वैल्यू क्या है 24। तो यहाँ से a1/a2 निकालेंगे। a1 की वैल्यू क्या है 2 और a2 की वैल्यू क्या है 6, 1/3 आ गया। b1/b2 की वैल्यू निकालेंगे। b1 क्या है 3, b2 क्या है 9, तो 1/3 आ गया कैंसिल आउट करके। c1/c2, c1 की वैल्यू क्या है -8, c2 की वैल्यू क्या है -24, माइनस माइनस कैंसिल, 8/24, 8 3 जा 24, 1/3 हो गए। इसमें क्या हो गया a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। और ये कंडीशन किसकी है, कोइंसिडेंट लाइन की। तो कोइंसिडेंट लाइन के मैनी सॉल्यूशन होते हैं। इसकी जगह हम कुछ और भी कर सकते हैं, पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करके, पूरी इक्वेशन को 5 से। तो जरूरी नहीं ये इक्वेशन आएगी इसमें, और तीनों पार्ट में अपनी मर्जी से कुछ भी इक्वेशन ले सकते हैं। बट जो ये कंडीशन दी गई ये सेटिस्फाई होनी चाहिए हमारा ये 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x - y + 1 = 0 and 3x + 2y - 12 = 0। बहुत ही